फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे डैम्स एंड स्पिलवे के बारे में ना। तो मेनली हम लोग अभी डैम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ग्रेविटी डैम्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने अर्थन डैम्स के बारे में डिस्कस किया था। अर्थन डैम में हम लोग बताए थे कि व्हाट इज अर्थन डैम्स, अर्थन डैम्स का डिफिनीशंस क्या है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ाए थे अर्थन डैम्स के बाद बताए थे टाइप्स ऑफ अर्थन डैम्स, टाइप्स ऑफ अर्थन डैम्स के बाद बताए थे एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज। उसके बाद हम लोग बताए थे डिफरेंस बिटवीन अर्थन डैम्स एंड ग्रेविटी डैम्स। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे फेल्योर्स ऑफ अर्थन डैम। फेल्योर ऑफ अर्थन डैम है ना, कि जो अर्थन डैम्स है वो कैसे कैसे फेल करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अर्थन डैम्स जो फेल करने का है वो तीन तरीका है, तीन वेज है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज बाय विच अर्थन डैम may be fail. First one is hydraulic failure. Second one is seepage failure. And third one is structural failure. क्या बोले प्यारे बच्चों, अर्थन डैम जो है वो तीन वे से, तीन तरीके से क्या होता है, फेल होता है। जिसमें पहला क्या, हाइड्रोलिक फेल्योर, दूसरा है सीपेज फेल्योर एंड तीसरा है स्ट्रक्चरल फेल्योर। तो बारी बारी से हम तीनों फेल्योर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखेंगे अभी हाइड्रोलिक फेल्योर। सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे, हाइड्रोलिक फेल्योर ऑफ अर्थन डैम। तो प्यारे बच्चों, इट may be occurs due to following reason. हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिक फेल्योर जो ऑकर्स करता है वो फॉलोइंग रीजन से करता है। तो जिसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका ओवर टॉपिंग। क्या है, ओवर टॉपिंग। सबसे पहला आपका क्या है, ओवर टॉपिंग। सबसे पहला क्या है, हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिक फेल्योर जो है बहुत सारे रीजन से होता है, जिसमें पहला आपका है ओवर टॉपिंग। देखिए ओवर टॉपिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका डैम है, ये आपका डैम्स है, ये मान लेते हैं इसका लेंथ है, ये क्या है, डैम्स का लेंथ है। ये मान लेते हैं अप स्ट्रीम साइड है। किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, अप स्ट्रीम साइड, जिधर पानी का लेवल ज्यादा होता है, मतलब जिधर पानी को स्टोर किया जाता है उसको अप स्ट्रीम साइड, और अदर साइड को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम साइड। डाउन स्ट्रीम के पास जो कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर कहलाता है टो। क्या कहलाता है, टो। और ये कॉर्नर कहलाता है हिल। ये क्या कहलाता है, हिल। बात समझ में आया। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, ये आपका डैम्स है, इधर पानी का लेवल है, इधर आपका पानी का लेवल हाई है, और इधर भी थोड़ा बहुत पानी हो सकता है ना। तो डाउन स्ट्रीम की तरफ जो कॉर्नर होता है उसको टाव कहते हैं, और इधर जो अप स्ट्रीम साइड की तरफ जो कॉर्नर होता है उसको हिल कहते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका है हाई फ्लड लेवल। मतलब जब डैम को डिजाइन किया गया था तो ये सोच के डिजाइन किया गया था कि इससे ज्यादा आपका पानी का लेवल डैम में नहीं होगा, इससे ऊपर पानी का लेवल डैम्स में नहीं होंगे। और जो प्यारे बच्चों जो एक्स्ट्रा दिया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बोर्ड। क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, फ्री बोर्ड। अब देखिए प्यारे बच्चों, ओवर टॉपिंग में क्या होता है, ओवर टॉपिंग में क्या होता है कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाई फ्लड लेवल से भी बढ़ जाता है, और पानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में ऊपर से, मतलब डैम के ऊपर से जाने लगता है।
हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, अप स्ट्रीम से पानी डाउन स्ट्रीम में डैम के ऊपर से जाने लगता है तो इसी को कहते हैं ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग जब होने लगेगा तो ये आपका पूरा का पूरा डैम फेल हो जाएगा। मतलब इसका जो कहानी था, जो इसका पर्पस, तो वो पर्पस तो पूरा हो नहीं रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये आपका डैम जो है फेल हो चुका है। डैम क्या हो गया, फेल हो चुका है। तो फेल किस लिए होगा प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि ओवरटॉपिंग ना हो, अगर आप चाहते हैं कि ओवरटॉपिंग ना हो तो इसके लिए क्या करना होगा, फ्री बोर्ड, ये जो फ्री बोर्ड देख रहे हैं वो आपको सफिशिएंट प्रोवाइड करना होगा। क्या करना होगा, फ्री बोर्ड सफिशिएंट प्रोवाइड करना होगा। दूसरा और क्या कारण हो सकता है प्यारे बच्चों, दूसरा ये भी कारण हो सकता है, अगर एक्सेस रेनफॉल हो गया, मान लीजिए एक्सेस रेनफॉल हो गया, चाहे एक्सेस फ्लड आ गया तो भी आपका ओवरटॉपिंग आ सकता है। या जब आप डिजाइन कर रहे थे डैम्स को तो आप ये सोच के चलोगे कि इतना नहीं आएगा फ्लड, लेकिन उतना उससे ज्यादा आ गया, मतलब आपका जो एस्टिमेशन जो फ्लड था, फ्लड का जो एस्टिमेशन था वो गलत था, इसीलिए आपका ओवरटॉपिंग हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले ओवरटॉपिंग में लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ओवरटॉपिंग में लिखेंगे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, ओवरटॉपिंग में क्या लिखेंगे, द वाटर में ओवरटॉप, द वाटर में ओवरटॉप, द वाटर में ओवरटॉप द डैम, ओवरटॉप द डैम when a spillway gates, when a spillway gates are not properly work, are not properly operated, yeah, if design flood is underestimated, या और ड्यू टू insufficient freeboard, देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, हमने बोला प्यारे बच्चों, द वाटर में ओवर टॉप द डैम, वाटर क्या हो रहा है, टॉप, मतलब डैम के टॉप से ओवर कर जा रहा है, ओवर टॉप द डैम व्हेन स्पिलवे गेट्स आर नॉट प्रॉपर्ली ऑपरेटेड। स्पिलवे गेट किसको कहते हैं, सुनिए। तो देखिए डैम्स के बाद हम लोग स्पिलवे ही पढ़ेंगे, मतलब अगला से अगला लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर के बाद आपको स्पिलवे भी जाएगा ना। तो स्पिलवे में क्या होता है प्यारे बच्चों, स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सरप्लस वाटर, हाई फ्लड लेवल से जो वाटर ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं, सरप्लस वाटर। तो सरप्लस वाटर को रिमूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको स्पिलवे कहते हैं। अगर आपका स्पिलवे गेट्स जो है प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो पानी उस गेट से नहीं जाके ऊपर से जाने लगेगा। फिर हम ये बोल रहे हैं, इफ डिजाइन फ्लड इज अंडर एस्टिमेटेड, जो आप डिजाइन किए थे फ्लड का कितना मैक्सिमम फ्लड आ सकता है, तो वो आपका जो फ्लड का जो डिजाइन था या एस्टिमेशन था वो अंडर एस्टिमेटेड था, आप कम माप लिए होंगे, है ना। दूसरा, ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्री बोर्ड, या फ्री बोर्ड जो दिए वो कम दिए। अगर आपका फ्री बोर्ड कम होगा तो क्या होगा, पानी ऊपर से चला जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ओवरटॉपिंग समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिक फेल्योर्स में सबसे पहला रीजन हम लोग पढ़े थे ओवरटॉपिंग्स ऑफ वाटर, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं इरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो अब देखिए प्यारे बच्चों क्या बात है इसमें, मान लीजिए ये आपका क्या है, डैम्स है, ये डैम्स है, ये अपस्ट्रीम साइड, वो डाउनस्ट्रीम साइड, तो ये क्या होगा, टाव होगा। अब टाव होगा प्यारे, मान लेते हैं इस टाव के डाउनस्ट्रीम साइड में भी क्या है, वाटर है। क्या है ये, इसको बोलते हैं टेल वाटर, हम लोग क्या बोलेंगे, टेल वाटर। टाव की तरफ या डाउनस्ट्रीम की तरफ जो वाटर होता है उसको टेल वाटर कहते हैं, और जो अपस्ट्रीम की तरफ वाटर होता है उसको हेड वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेड वाटर कहा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्टेल वाटर के कारण आपका जो टो है,
आपका जो टो है इस तरह से हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, यहां से टो टूट जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो इस तरह के जो फेल्योर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम टो। तो प्यारे बच्चों इरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम टो जो होता है वो किसके कारण होता है, टेल वाटर के कारण होता है। किसके कारण, टेल वाटर के कारण होता है। चलिए प्यारे बच्चों इसको लिख लेते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, इट occurs due to presence of tail water, बस बात समझ में आ गया। दूसरा क्या था, इरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम टो में क्या लिखे, इट ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टो वाटर, प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर के कारण आपका ये ऑकर्स होता है, क्या, इरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम टो। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस। इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस। तीसरा नंबर आपका क्या है, इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस। देखिए प्यारे बच्चों इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस क्या है, देखिए या अपस्ट्रीम साइड में वाटर होगा, अपस्ट्रीम फेस में क्या होगा, वाटर होगा। अब ये वाटर का वेव एक्शन भी होता होगा प्यारे बच्चों। तो इस वेव एक्शन के कारण, जब वेव एक्शन होता है तो वेलोसिटी के साथ जाएगा, और वेलोसिटी के साथ जाएगा तो उसका अपस्ट्रीम फेस को क्या कर देगा, इरोजन कर देगा, तोड़ देगा, क्षय कर देगा, इस तरह से इसको तोड़ देगा। बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस किसके कारण हो रहा है, तो आपका वेव ऑफ वाटर के कारण हो रहा है। किसके कारण, वेव ऑफ वाटर के कारण। तो हम इसमें क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इट इज मेनली कॉल्ड बाय द वेव एक्शन। कौन सा एक्शन, वेव एक्शन। ड्यू टू द वेव एक्शन द अपस्ट्रीम फेस। देखिए प्यारे बच्चों अपस्ट्रीम फेस को यूएस भी लिखा जाता है इस तरह से, U/S, अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम is washed out. This can be prevented by providing a stone pitching। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला गया, आपको बोला गया, देखिए इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस किससे कारण होता है, ये जो आपका वाटर है, जो हेड वाटर है उसका क्या वेव एक्शन होता है। क्या होता है, वेव एक्शन के कारण आपका जो ये अपस्ट्रीम फेस है वो टूट जाता है, इरोजन हो जाता है। तो कैसे होता है इरोजन भाई, तो क्या लिखा, इट इज मेनली कॉज्ड बाय द वेव एक्शन ऑफ वाटर। ये किसके कारण होता है, मेनली वेव एक्शन के कारण होता है। ड्यू टू द वेव एक्शन द अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम इज वाश्ड आउट। वो वेव एक्शन के कारण आपका जो अपस्ट्रीम जो फेस है वो वाश्ड आउट हो जाता है, धुल जाता है, टूट जाता है ना। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग स्टोन पिचिंग। अगर आप स्टोन पिचिंग कर दिए हैं, मतलब क्या लगा दिए हैं, स्टोन लगा दिया उसके बाहरी सतह पे, तो आपको प्रभाव नहीं डालेगा आपका वेव एक्शन। तो इसको अगर रोकना चाहते हैं, किसको, अपस्ट्रीम फेस का इरोजन को रोकना चाहते हैं, तो अपस्ट्रीम फेस पे क्या लगाना होगा, स्टोन पिचिंग लगाना होगा, स्टोन पिचिंग कर देना है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम अगले हाइड्रोलिक फेल्योर में ही अगला रीजन देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे इरोजन ऑफ डाउन स्ट्रीम स्लोप। पहले बच्चों मान लीजिए ये अपस्ट्रीम फेस है, अपस्ट्रीम साइड है, ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम स्लोप। ये क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम स्लोप। तो पहले बच्चों डाउन स्ट्रीम स्लोप मतलब ये टूट जाएगा, मतलब इरोजन हो जाएगा। कैसे, इस तरह से। ये किस तरह से ऐसे हो सकता है, मतलब इस तरह से टूट जाएगा, इधर नहीं, देखिए इस तरह से इसका क्या हो सकता है, इरोजन हो सकता है, टूट सकता है। ये किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, तो ये विंड और रेन के कारण होता है, हवा और पानी के कारण अपना क्या होगा, बैक स्ट्रीम में, मतलब डाउन स्ट्रीम में जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, इरोजन हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे,
erosion of, yeah, this failure is occurs due to wind or रेन वाटर। तो प्यारे बच्चों, इरोजन ऑफ डाउन स्ट्रीम स्लोप जो होगा किसके कारण होगा? हवा और पानी के कारण, हवा और रेन वाटर के कारण आपका क्या होगा? डाउन स्ट्रीम स्लोप क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमारा था प्यारे बच्चों हाइड्रोलिक फेल्योर। क्या था? हाइड्रोलिक फेल्योर में हम लोग 4 रीजन देखे है ना, चारों रीजन के बारे में अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे सीपेज फेल्योर। क्या देखेंगे? सीपेज फेल्योर। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे सीपेज फेल्योर। तो पहले प्यारे बच्चों आप लोग समझ लीजिए कि सीपेज होता क्या है ना। सीपेज क्या होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे? द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू पोर्स करने का मतलब क्या है? वाइड पोर्स ऑफ soil mass is called seepage। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? सॉइल मास का जो वाइड है, जो पोर्स है, उसके थ्रू वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीपेज कहते हैं। मतलब वाटर का मूवमेंट थ्रू द वाइड्स ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड सीपेज। ठीक है ना? चलिए, तो सीपेज के अगर सीपेज होगा प्यारे बच्चों तो आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? इट मे ऑकर्स बाय द फॉलोइंग रीजन, या ऐसा हम लिख सकते हैं सीपेज फेल्योर ऑकर्स मे बी फॉलोइंग रीजन। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? सीपेज फेल्योर ऑकर्स में भी फॉलोइंग रीजन। मतलब अर्थन डैम में जो सीपेज फेल्योर होता है वो बहुत सारे रीजन से होता है। उन सारे रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला रीजन है वो आपका है पाइपिंग। वो आपका क्या है? पाइपिंग। सबसे पहला रीजन है पाइपिंग। तो देखिए प्यारे बच्चों, पाइपिंग क्या है? ये मान लीजिए आपका अर्थन डैम्स है, ये आपका अपस्ट्रीम साइड है, ये आपका अपस्ट्रीम साइड है, ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड है, ये आपका क्या है? डाउन स्ट्रीम साइड, ये है आपका अपस्ट्रीम साइड, ये आपका क्या है? अपस्ट्रीम साइड है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अपस्ट्रीम वाटर जो है मतलब हेड वाटर जो टेल वाटर की ओर जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो जो फाउंडेशन है इससे जा रहा है पानी का मूवमेंट। तो ये लग रहा है पाइपिंग बना हुआ है ना, पाइपिंग लाइन है ये। तो आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, अपस्ट्रीम साइड का जो वाटर है दैट मींस हेड वाटर जो है वो टेल वाटर की ओर जा रहा है बाय द पाइपिंग शेप ऑफ द पाइपिंग लाइन के द्वारा। और पाइपिंग लाइन बना किधर है? तो फाउंडेशन ऑफ द डैम, जो डैम्स का फाउंडेशन है उसके नीचे से आपका पाइपिंग फेल्योर हो रहा है। तो ये क्या करेगा? अगर पाइपिंग फेल्योर होगा तो नीचे का सॉइल जो होगा वीक हो जाएगा और पूरा अर्थन डैम नीचे क्या हो जाएगा? सेटल करके फेल कर सकता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों की पाइपिंग फेल्योर क्या है। देखिएगा पाइपिंग फेल्योर, इट इज डिफाइंड एज the formation of a pipe shaped channel in the foundation of dam is called piping failure. This type of failure
This type of failure is occurs due to high hydraulic gradient, हाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, पाइपिंग किसको कहते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ पाइप शेप्ड चैनल। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, पाइप शेप का एक चैनल बनता है, पाइप शेप का चैनल बनता है, कहां बनता है, इन द फाउंडेशन ऑफ डैम, इन द फाउंडेशन ऑफ डैम। इसी को बोलते हैं पाइपिंग फेल्यूर। इसी को क्या बोलते हैं, ये किस लिए होता है, तो प्यारे बच्चों जब आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्यादा होता है, आप जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो सॉइल मैकेनिक्स में एक चैप्टर था 4th सेमेस्टर में जिसका नाम था परमेबिलिटी एंड सीपेज एनालिसिस। सीपेज एनालिसिस में आपको बताया गया होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ICR बराबर G-1/1 प्लस E। जी यहाँ पे क्या है, जी आपका यहाँ पर है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ई आपका है वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास। तो प्यारे बच्चों अगर ये ICR का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पाइपिंग फेल्यूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पहला समझ में आ गया कि फाउंडेशन, डैम के फाउंडेशन के नीचे से अगर कोई पाइप शेप का चैनल बन जाता है जिससे कि वाटर अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ जाने लगता है, तो ऐसे फेल्यूर को हम लोग कहते हैं पाइपिंग फेल्यूर कहा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम सीपेज फेल्यूर में ही दूसरे कॉज की ओर चलेंगे, ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, सीपेज फेल्योर में ही दूसरा रीजन क्या है आपका, कंड्यूट लीकेज। कंड्यूट लीकेज पहले समझिए कंड्यूट क्या होता है प्यारे बच्चों। कंड्यूट क्या है, एक पाइप है, क्या है, पाइप्स है। मान लीजिए अर्थन डैम्स में कोई पाइप लगाया गया था, उस पाइप को क्या बोलेंगे, कंड्यूट कहेंगे। अगर ये कंड्यूट आपका लीकेज होगा, क्या होगा, लीकेज होगा, तो आपके लीकेज होगा जिससे जो पानी जा रहा होगा वो पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। क्या करेगा, डैमेज कर देगा। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए डैम्स में ही क्रैक आ जाए, डैम्स में ही अगर क्रैक आ जाएगा तो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, कंड्यूट के अलॉन्ग पानी क्या होगा, पानी का मूवमेंट होने लगेगा। किसके अलॉन्ग, कंड्यूट के अलॉन्ग ही पानी का मूवमेंट होने लगेगा, जिससे आपका डैम्स क्या हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे। डैम्स क्या कर जाएंगे, फेल कर जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लिखते हैं कंड्यूट लीकेज में, द फेल्यूर ऑफ अर्थन डैम, द फेल्यूर ऑफ अर्थन डैम बाय कंड्यूट लीकेज may be in two types या in two ways. First one is seepage along conduit wall, and second one is seepage through cracks developed in conduit। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, हमने बोला कि द फेल्योर ऑफ अर्थन डैम, अर्थन डैम्स का जो फेल्योर है वो कैसे हो रहा है, कंड्यूट लीकेज के कारण हो रहा है। तो कंड्यूट लीकेज के कारण भी दो तरीके से होता है, ठीक है ना, अर्थन डैम का फेल्योर। पहला क्या है, सीपेज अलोंग कंड्यूट वाल, ये जो आप कंड्यूट वाल जो देख रहे हैं उसके अलोंग अगर सीपेज हो रहा है तो वो भी रीजन है। या दूसरा सीपेज थ्रू क्रैक्स डेवलप इन द कंड्यूट, या कंड्यूट में ही लीकेज कर गया, क्रैक्स कर गया, तो उसके थ्रू जो फेल होगा उसके कारण भी। चलिए इसमें भी एक और पॉइंट लिख लेते हैं, सीपेज अलोंग द कंड्यूट वाल, सीपेज अलोंग द कंड्यूट वाल may be caused by the poorly compacted soil around the conduit and seepage through cracks
in conduit may be caused by unequal settlement of dam। देखिए पहले बच्चों हमने क्या बोला कि सीपेज, हमने क्या बोला कंड्यूट लीकेज दो तरीके से हो सकता है। पहला सीपेज अलोंग कंड्यूट वाल, जो आपका कंड्यूट वाल है उसी के अलोंग सीपेज होने लगे, या दूसरा ये बोलेंगे कि कंड्यूट में ही क्रैक्स डेवलप कर जाए तो उसके कारण भी सीपेज होने लगेगा। तो देखिए पहले बच्चों, सीपेज अलोंग द कंड्यूट वाल में बी कॉल्ड बाय द पुअरली कॉम्पैक्टेड सॉइल अराउंड द कंड्यूट। अगर इस कंड्यूट के आसपास आपका पुअरली कॉम्पैक्टेड सॉइल है, मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट किया हुआ सॉइल नहीं है, तो उसके थ्रू क्या होने लगेगा, पुअरली कॉम्पैक्टेड है तो वहां से पानी सीपेज करने लगेगा। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा में क्या लिखिए, सीपेज थ्रू क्रैक्स इन कंड्यूट में बी कॉल्ड बाय अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ डैम। अब देखिए पहले तो कंड्यूट में क्रैक्स कब आ जाएगा, कंड्यूट में क्रैक्स तब आएगा जब आपका डैम्स का सेटलमेंट अनइक्वल होने लगे। मान लीजिए ये 5 mm नीचे जाए और ये यहाँ ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मान लीजिए ए पॉइंट 5 mm नीचे जाए और बी पॉइंट 2 mm नीचे जाए, तो पहले बच्चों यहाँ पे तो अनइक्वल सेटलमेंट हो गया ना, तो ये पाइप क्रैक्स कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलिए प्यारे बच्चों, सीपेज फेल्योर में ही लास्ट पॉइंट क्या है, सीपेज फेल्योर में ही लास्ट पॉइंट है, स्लजिंग के कारण भी सीपेज फेल्योर होता है। देखिए सीपेज फेल्योर कब होगा, मान लीजिए जब डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम जो सॉइल है, ये जो सॉइल आप जो देख रहे हैं, ये जो सॉइल है फुल्ली सैचुरेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है, फुल्ली सैचुरेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है, फुल्ली सैचुरेटेड ड्यू टू द सॉफ्टेंड सॉइल। यहाँ पे कैसा सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है, और ये सॉफ्ट सॉइल है और ये फुल्ली सैचुरेटेड हो चुका है, तो ये सॉइल क्या होगा प्यारे बच्चों, इरोडेड होने लगेगा, गिरने लगेगा, क्षय होने लगेगा। तो जैसे ही ये गिरने लगेगा प्यारे बच्चों, तो आपका डैम्स भी नीचे की ओर झुकाव लेने लगेगा, जिससे आपका पूरा का पूरा डैम फेल होने लगेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लजिंग कहते हैं। बात समझ में आया कि अगर आपका डाउन स्ट्रीम साइड का जो सॉइल है वो क्या होने लगा, वो आपका फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड होने के कारण इरोडेड होने लगा, इरोडेड का मतलब क्षय होने लगा, टूटने लगा, तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां से फेल कर सकता। तो प्यारे बच्चों ये हमने आज पढ़ रहा था फेल्योर ऑफ अर्थन डैम्स। फेल्योर ऑफ अर्थन डैम ने हमने बताया था कि 3 तरीके से हो सकता है। पहला है आपका हाइड्रोलिक फेल्योर, दूसरा आपका है सीपेज फेल्योर, और तीसरा आपका है स्ट्रक्चरल फेल्योर। तो आज हमने पढ़ा हाइड्रोलिक फेल्योर के बारे में बताया, फिर सीपेज फेल्योर के बारे में बताएं। अब अगला लेक्चर जो जाएगा उसमें स्ट्रक्चरल फेल्योर जाएगा और अर्थन डैम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन डैम्स भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।